नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की बिहारी की। आज भी हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर की द्वितीय अध्याय बिहारी की। अब से पहले हमने जो शुरुआती 5 दोहे हैं उनके बारे में चर्चा की। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अगला दोहा, पाई महावर देन को नाइन बैठी आई, फिरी फिरी जाए महावरी येड़ी मीचत जाए। यहां पर एक नायिका है और नायिका के पैरों में महावर लाल रंग लगाने के लिए एक नाइन आती है और वह नाइन की जो दशा नायिका के पैरों को देख करके होती है और जिसके कारण नायिका की सखियां किस प्रकार उस नाइन का परिहास उड़ाती हैं, मजाक करती हैं। इन चंद पंक्तियों में बताया है बिहारी जी ने कि पाई महावर देन को नाइन बैठी आए, कि पाँव में महावर देने के लिए, महावर होता है लाल रंग, मेहंदी जैसा रंग, कि पाँव में महावर देने को नाइन आकर के बैठती है। पर फिर जान महावरी, पर नायिका की एडी का रंग ऐसा लाल है कि उस लाल रंग को देखकर उसने महावर की गोली में कुछ भेद नहीं प्रतीत होता। पैरों में महावर लगाने के लिए एक लाल रंग लिया जाता है और उसकी गोली बनाते हैं और उस गोली को पैरों से रगड़ा जाता है ताकि पैरों में वो लाल रंग उतर जाए। लेकिन यहाँ स्थिति बड़ी विकट है। यहाँ नायिका के पैर ही लाल हैं और उस लाल पैर होने के कारण नाइन फर्क नहीं कर पाती है उस महावर की गोली में और नाइन के जो नायिका है उसके पैरों में। क्या करती है? फिर जान महावरी एडी मींडत जाए। वह भ्रम के कारण एडी को फिर महावर की गोली समझकर मींडने लगती है। भ्रांतिमान अलंकार यहाँ पर है कि एक नाइन नायिका के पैरों में महावर लगाने के लिए आती है, महावर की गोली बनाती है, लेकिन जब वो नायिका के पैरों को देखती है तो वो भूल जाती है उस गोली को और उस नायिका के पैरों के लाल रंग को देख करके उसी को महावर समझ करके बार बार उसी को मसलने लग जाती है और इस बात का प्रयास नायिका की सखी नाइन से करती है। अगला दोहा, मंगल बिंदु सुरंग मुख, शशि केसर आड़ गुरु, इक नारी लई संग, रस में किए लोचन जगत। यहां पर नायिका के मुख पर लाल बिंदु तथा केसर की पीली आड़ देखकर नायक की आंखें प्रेम में हो जाती हैं। अपनी इसी दशा को स्वगत या तो खुद बड़बड़ाने लगता है या अपनी नायिका की किसी प्रिय सखी से, अंतरंग सखी से वह चर्चा करता है कि उसके उस मुख को देख करके उस नायक की क्या दशा होती है। मंगल बिंदु सुरंग, लाल बिंदु रूपी मंगल, सुरंग लाल। यहां पर भी दो अर्थ हैं। मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। हम यहां पर पहले एक अर्थ को, जो वैज्ञानिक आधार है, उस अर्थ को समझ लेते हैं। मंगल बिंदु सुरंग, लाल रंग का मंगल ग्रह, मुख शशि
केसर आड़ गुरु, केसर पीला रंग, बृहस्पति ग्रह का रंग पीला होता है। एक नारी लय संग, एक नारी लय संग रस में किए लोचन जगत। तो यहां पर 3 ग्रह बताए हैं। एक तो मंगल जिसका रंग लाल होता है, मुख शशि, चंद्रमा, और तीसरा केसरी आड़ गुरु, गुरु बृहस्पति का रंग पीला होता है। वैज्ञानिक बताते हैं, ज्योतिषी बताते हैं कि जब मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों ग्रह का मिलान होता है, एक नारी संग लय संग रस में किए लोचन जगत, तो चारों तरफ खुशहाली का वातावरण हो जाता है, जलमय का वातावरण हो जाता है, आनंदित वातावरण हो जाता है। अब यहां पर इसका दूसरा अर्थ लेते हैं। मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर आड़ गुरु, लाल बिंदु रूपी मंगल, मुख शशि, मुख रूपी चंद्रमा, एवं केसर आड़ गुरु, केसर की पीली आड़ रूपी बृहस्पति, ये तीनों एक नारी लय संग, जब ये तीनों सौंदर्य, चंद्रमा के समान चमकने वाला चेहरा, लाल शर्माने के कारण, लजाने के कारण लाल लालिमा लिए हुए उसका मुख, और मस्तक पर पीले रंग का तिलक, जब ये तीनों चीजें एक नारी के साथ होती हैं, एक नारी को प्राप्त होती हैं, तो एक नारी लय संग रस में किए लोचन जगत। जो भी व्यक्ति उस सौंदर्य को देखता है, उस नारी के सौंदर्य को देखता है, तो देखने वाले के नेत्र अनुरागमय हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। यहां पर एक नायक नायिका का वर्णन करता हुआ उनकी सखी से, अंतरंग सखी से वर्णन करता है कि जैसे ही मैंने उसके इस रूप को देखा, मैं अनुरागमय हो गया, उसके प्रेम में तल्लीन हो गया, मेरी नजरें हटाने से भी नहीं हटी। ऐसा सौंदर्य को देख करके वो उसके रूप में प्रवाहित हो जाता है। अगला दोहा, अंग नग जगमगे, दीप सिकासी दे, दिया बढ़ायो ही रहे, बड़ो उजियारो के। एक नायिका के सौंदर्य का वर्णन। सखी नायक से नायिका के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार करती है। सखी कहती है कि अंग नग जगमगे, जिस प्रकार किसी कमरे में दीपक जलाया जाता है और दीपक जलाने के कारण उस कमरे के अंदर अनेकों दर्पण होने के कारण वो दीपक की लो एक नहीं अनेक दिखाई देती हैं, पूरा कमरा प्रकाशित हो जाता है। अंग नग जगमगे दीप सिकासी दे, कि उसके अंग अंग में, जो नायिका ने आभूषण धारण कर रखे हैं, उसके अंग अंग में आभूषणों के नग में उसकी दीप सिकासी दे जगमगाने लगती है। एक तो नायिका का सौंदर्य, दूसरा उसने आभूषण धारण किए हुए हैं और उस आभूषण की जगमगाहट, उसके सौंदर्य की जगमगाहट नायिका के सौंदर्य में 4 चांद लगा देती है। दिया बढ़ायो हो रहे बड़ो उजियारो की, अतः दीपक बुझा देने पर भी घर में बड़ा उजाला रहता है। जिस प्रकार
घर में एक दीपक जलाया जाता है और उस घर में अनेकों दर्पण होने के कारण पूरा घर जगमगाने लगता है। ठीक उसी प्रकार उस नायिका के सौंदर्य का वर्णन करती हुई नायिका की सखी नायक से कहती है कि उसका सौंदर्य और ऊपर से उसने जो आभूषण धारण कर रखे हैं, उस आभूषणों के कारण उसके सौंदर्य में चार चांद लगने के कारण वह जहां भी उपस्थित होती है चारों तरफ जगमगाहट हो जाती है। और उजाले के लिए जो ज्योति जला रखी है, जो दीपक जला रखा है, उसके सौंदर्य के दमकने के कारण, प्रकाशित होने के कारण अगर वहां जलने वाले दीपक को भी किलो को भी बुझा दिया जाए तो उस घर में चारों तरफ उजाला ही उजाला हो रहता है। अर्थात वो नायिका इतनी सौंदर्यशील है, इतनी सौंदर्यवान है, इतनी सुंदर है, इतने लावण्यमयी है कि जो भी उसको देखता है उसके सौंदर्य पर मोहित हो जाता है। अगला दोहा। भूषण भारु समारिये क्यों ही तन सुकुमार, सूदे पाए न धर परे शोभा ही के भार। एक नायिका का सौंदर्य, नायिका की सखी उसके सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है कि नायिका अपने सौंदर्य तथा उसके रूप की ऐंठ में ललचाती हुई जब पांव रखती है, जिसके कारण सब क्रियाओं के होने में विलंब होता है। अतः जो दूती है, जो नायिका की दूती है, जो सखी है, वो उसे शीघ्र अभिसार कराना तो चाहती है, लेकिन उसके सुकुमार की प्रशंसा करते हुए बड़ी चातुर्य से, बड़ी चतुरता के साथ भूषण आदि सुसज्जित होने के कारण देरी होने का कारण बताती हुई नायक से कहती है कि भूषण भार समारिये क्यों ही तन सुकुमार, कि यह नायिका तू इस सुकुमार, इस सौंदर्यवान शरीर पर भूषण का भार को, आभूषणों के भार को कैसे संभालेगी। एक तो तू खुद इतना सौंदर्यशील है और ऊपर से आभूषण तुमने धारण कर रखे हैं, तो ये जो सुकुमार, जो कोमल शरीर है तुम्हारा, उस कोमल शरीर में इन आभूषणों के भार को किस तरह संभाल रही है, संभाल सकेगी। या नायक से कहती है देरी होने का कारण नायिका की कि वो अपने भूषण के भार को, अपने आभूषणों के भार को संभाल नहीं पा रही है, इसलिए संभालने में मदद कर रही हूं, इससे उससे देरी हो रही है। सूदे पाई न धर परे शोभा ही के भार, उन आभूषणों के भार के कारण, एक तो सौंदर्यशील है, एक ऊपर से आभूषणों के भार है, उसके कारण नायिका की शोभा के भार से पृथ्वी पर सीधे पांव ही नहीं पड़ते। अर्थात नायिका एक तो सुंदर है, दूसरी उसने आभूषण धारण किए हुए है और उसके सुकोमल शरीर के ऊपर इतना वजन, इतना बोझ डालने के कारण, और दूसरा उसकी सुंदरता में चार चांद लगने के कारण पृथ्वी भी शर्मा जाती है, लजा जाती है, और वो पृथ्वी पर जिस तरह पांव रखती है तो सीधे पांव धरे नहीं जाते। ऐसी सुकुमार सौंदर्यशील है नायिका। अगला दोहा। कीन्यों कोरिक जतन अब करी काड़े कौन, भो मन मोहन रूप मिल पानी ही के लोन। यहां पर एक नायिका अपनी सखी से कहती है कि मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में इस तरह रंग चुकी हूं कि तुम लाख प्रयास भी करो
तुम मेरे मन से, मेरे हृदय से उस मोहन को, उस श्री कृष्ण को तुम निकाल नहीं पाओगी। इसलिए नायिका की सखी जब नायक से, श्री कृष्ण से नायिका को दूर रहने की बात करती है, तो नायिका दृढ़ निश्चय से अपनी सखी से कहती है कि तुम्हारी शिक्षा देना व्यर्थ है, तुम श्री कृष्ण को, उस मोहन को मुझसे अलग नहीं कर सकती। क्या कहती है नायिका अपनी सखी से? कोक कोरिक जतन अब करी काड़े कौन, कि उस मोहन का जो लावण्य है, जो सौंदर्य है, वो सौंदर्य मोमन मोहन रूप मिल पानी ही में लौन, वो सौंदर्य मेरे हृदय रूपी महासागर में इस तरह समा गया है कि जिस प्रकार महासागर में या महासागर के जल में नमक मिल जाता है और उस नमक को उस जल से अलग करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक उसी प्रकार चाहे तुम कोटिक करोड़ों कितने भी यत्न क्यों नहीं करो, जिस प्रकार नमक को जल से अलग, महासागर के जल से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार मोहन का लावण्य, मोहन के का रूप मेरे मन रूपी मान सरोवर से तुम अलग नहीं कर सकती। अपने प्रेम के प्रति दृढ़ निश्चयी है यहां पर नायिका। नायिका की सखी नायक से दूर रहने की बात करती है, लेकिन अपने प्रेम पर नायिका को इतना विश्वास है, इतना गरूर है, इतना अभिमान है, इतना दृढ़ निश्चय है कि नायिका अपनी सखी से कहती है कि तुम चाहे करोड़ों जतन क्यों नहीं करो, जिस प्रकार महासागर में समाया हुआ नमक का पानी उस महासागर के जल से अलग नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार मोहन का जो रूप है, नमक रूपी रूप है, वह मेरे तन के हृदय के अंदर या हृदय रूपी महासागर के अंदर समा चुका है, जिसको करोड़ों यत्न करने के बावजूद कोई अलग नहीं कर सकता। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। नमस्कार, बाय।